हे जंकीज, कैसे हो आप सब। अगर आपको गेमिंग का थोड़ा बहुत भी शौक है तो आपको ये बात पता होगी कि PS5 जो है वो इसी नवंबर को लॉन्च होने वाला है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो ये PS5 है या फिर जो Xbox सीरीज आती है, ये गैजेट्स की कैटेगरी आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करती है जब हमारे पास पीसीज हैं जो कि इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमारे पास गेमिंग लैपटॉप्स हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि आपको किस कंडीशन में एक पीसी खरीदना चाहिए और किस कंडीशन में आपको कंसोल की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको गेमिंग पीसी लेना है या फिर कंसोल लेना है तो क्या हो अगर आपको वही चीज आधे दाम में या फिर उससे भी कम दाम में आपको देखने को मिल जाए। या फिर अगर आपको अपना यूट्यूब पर गेमिंग चैनल बनाना है तो आपने पीसी तो ले लिया, लेकिन उस पीसी को बिल्ड करने में आपके जितने पैसे लगे उसी के साथ आपको इतना प्रॉफिट हो जाए कि आप फ्री में ही आपको एक माइक या फिर आपको कैमरा मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है मेरे इस महीने का प्रॉफिट जो कि मैंने कमाया है। इससे मैं अब जो चाहे वो ले सकता हूँ। तो ये पैसे मैंने पता है बहुत ही आसानी से कमाए हैं, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी इन पैसों को कमाने के लिए। ये पैसे मैंने कमाए हैं अर्न करो ऐप से। यहाँ पर आपको सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, वो लोग आपकी दी हुई लिंक से प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उसमें आपको आपका प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो वो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर उसको एक प्रोडक्ट 20,000 का मिलता, अभी भी उसको वो 20,000 का ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको उसका कुछ % फायदा मिलेगा रिकमेंड करने के लिए और अर्न करो। इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट वेबसाइट लगती है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मम्मी पापा को आपका प्रोडक्ट मिल गया उसी दाम पे जिस पर वो खरीदना चाहते थे, आपको उसका थोड़ा सा कमीशन मिल गया। तो अभी नीचे दी हुई लिंक पर जाकर अर्न करो को डाउनलोड करो। उसके बाद यहाँ पर साइन अप करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। अब जब मैं यहाँ से शेयर बटन को दबाता हूँ और यहाँ से इस लिंक को कॉपी करता हूँ और जब मैं वापस अर्न करो पर जाकर मेक लिंक वाले सेक्शन में इस लिंक को पेस्ट करता हूँ, उसके बाद जो मैं लिंक जनरेट करूंगा ना, ये लिंक है आपकी अर्न करो की लिंक। इसको आप शेयर करो और इस लिंक से अगर सामने वाला इंसान प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसके बाद आपको माई अर्निंग वाले सेक्शन में आपका जितना भी प्रॉफिट बनता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी नीचे दी हुई लिंक पर जाकर ऐप को डाउनलोड करो और अभी रेफर करके पैसे कमाना शुरू करो। तो देखो, जितने भी हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनका सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है उसका सीपीयू। लेकिन जब हम बात करते हैं गेमिंग की तो वहां पर सीपीयू को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जीपीयूज को। और अगर मैं बात करूं जीपीयूज की या फिर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट या जो ग्राफिक कार्ड भी जिसको कहते हैं उसकी, तो इस साल मतलब ग्राफिक कार्ड के फील्ड में तबाही मची पड़ी है। मतलब गेमर्स के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस इस साल इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा यार लेना क्या है। हमें पता था पिछली सीरीज के बाद अब की जो सीरीज आने वाली है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है एनवीडिया की तरफ से, जो कि हुआ भी। और इन चाचा ने जो हमें स्पेसिफिकेशंस बताए उसको देखकर मतलब बहुत सारे लोग हक्के बक्के रह गए कि मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो गैप है वो काफी ज्यादा कवर कर लिया एनवीडिया ने इस बार। लेकिन यहाँ पर जो मजे की बात है वो ये नहीं है कि ये जो परफॉर्मेंस में गैप है वो इतना ज्यादा जम कर गया। मजे की बात यहाँ पर ये है कि पिछले सीरीज में मतलब 2000 सीरीज में एनवीडिया की जो परफॉर्मेंस आपको 1 लाख, 1.25 लाख के ग्राफिक कार्ड में मिलता था, सेम परफॉर्मेंस अब की बार आपको 50,000 रुपए के अंदर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस बार की जो प्राइसिंग है उसने गेमिंग मार्केट को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। लेकिन फिर बात आई यहाँ पर AMD की, क्योंकि AMD के ग्राफिक कार्ड भी आने वाले थे और यहाँ पर जितने भी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि AMD ये करेगा, AMD वो करेगा, मेरा पर्सनल यही मानना था कि जो AMD है वो ऑब्वियसली कम्पीट कर पाएगा शायद। मतलब जो AMD का सबसे हाई एंड ग्राफिक कार्ड आएगा वो एनवीडिया के 3080 से तो कम्पीट कर ही लेगा। और फिर आया 28 अक्टूबर का दिन जब AMD के ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुए। जैसा हमने अंदाजा लगाया था उसने एनवीडिया को टक्कर दी, लेकिन सिर्फ टक्कर नहीं दी, उसने एनवीडिया को हरा दिया। और उसके मिड एंड वाले ग्राफिक कार्ड को नहीं, सबसे हाई एंड वाले ग्राफिक कार्ड को भी हरा दिया। मतलब जो कंपनी पिछले साल तक एनवीडिया से कम्पीट नहीं कर पा रही थी, इस साल वो उससे आगे निकल गई। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये तो चलो सोचा नहीं था वो तो बात अलग है, लेकिन जो प्राइसेस हैं उसने भी यहाँ पर सबका दिमाग खराब करके रख दिया। एनवीडिया से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन प्राइसेस उससे भी कम। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कटा है वो उन लोगों का कटा है जो एनवीडिया की जैसे ही सीरीज आई थी 3000 की, उन्होंने वैसे ही ग्राफिक कार्ड खरीद लिए थे, क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि AMD कम्पीट कहाँ कर पाएगी, तो उन्होंने तुरंत बाय कर लिया। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये भी हुई कि एनवीडिया ने जो जल्दी जल्दी के चक्कर में लॉन्च करा ना, उसमें जो स्टॉक्स थे वो काफी कम थे, मतलब ना के बराबर थे। लोगों को मार्केट में ग्राफिक कार्ड मिल ही नहीं रहा। सोचो अगर ये पहले दिन से ही अवेलेबल हो जाते तो कितने सारे लोग इसको खरीदने के बाद अब पछता रहे होते। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा हुआ। अब यहाँ पर मुद्दे की बात आ जाती है कि मैं इतनी देर से
क्या बकवास कर रहा हूँ। बात यहाँ पर हमने शुरू करी थी कि कंसोल में और गेमिंग पीसी में अंतर क्या है। तो मैंने ये जितनी भी कहानी आपको सुनाई है उसका मकसद यही है कि ये चीज आपको आपके बाइंग डिसीजन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि पहले का सिनेरियो था वो बिल्कुल अलग था। मतलब जो पहले हमारे गेमिंग कंसोल्स आते थे उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो पीसी के मुकाबले अगर हम सेम प्राइस का एक पीसी बनाएंगे तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफी ज्यादा होती थी इसके पीसी के मुकाबले। पीसी में आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता था इस लेवल की परफॉर्मेंस गेन करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि जो गेमिंग के लिए सबसे मेन कंपोनेंट होता है आपका ग्राफिक कार्ड, उसी की प्राइसेस इतनी ज्यादा कम हो गई हैं, तो अब जाकर आप एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव पीसी बना सकते हो सेम प्राइस रेंज में। या फिर जो आपको ओवरऑल प्राइस लगने वाला है ना इस कंसोल का, इसका जो ओवरऑल प्राइस देखेंगे उसी ओवरऑल प्राइस में आप यहाँ पर बहुत अच्छा गेमिंग पीसी बना सकते हो। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई, यहाँ पर तो वीडियो खत्म हो जाती है पूरी। मतलब ऑब्वियसली किसी को भी अगर एक ही प्राइस में सेम सी परफॉर्मेंस मिल रही है तो वो लोग पीसी प्रेफर करेंगे। क्यों वो लोग अपना गेमिंग कंसोल बनाएंगे केवल, क्योंकि आप उसमें केवल गेम ही खेल पाओगे, जबकि पीसी में आप दूसरे बहुत सारे काम कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। अब यहाँ पर अगर हम पीसी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है अपग्रेडेबिलिटी की। यहाँ पर ये चीज पीसी के लिए एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज कैसे कि आप अपने पीसी के कंपोनेंट को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो। जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है चेंज करने की, अपग्रेड करने की, आप उसके उसी पार्ट को अपग्रेड कर सकते हो। और डिसएडवांटेज कैसे कि आपको अपने पीसी कंपोनेंट को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा। ये है दोनों में अंतर। पीसी में आपको आपका सीपीयू अगर आपको लगता है कि भाई मेरा सीपीयू कुछ दिक्कत कर रहा है तो उस केस में आप अपना सीपीयू चेंज कर सकते हो। आपको लगता है आपकी रैम आपको बढ़ानी चाहिए आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए तो आप रैम बढ़ा सकते हो। आपको लगता है आपका ग्राफिक कार्ड थोड़ा पुराना हो गया है, आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको भी बढ़ा सकते हो। आप इंडिविजुअल कंपोनेंट को चेंज कर सकते हो। और यही डिसएडवांटेज ये है कि आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा। आप 2 साल बाद अपने पीसी को अगर देखोगे ना और 2 साल पहले जो वो गेम को चला रहा था, 2 साल बाद मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे गेम उसी परफॉर्मेंस पर नहीं चल पाएंगे जिस तरह से वो 2 साल पहले चल रहे थे। इसके बहुत सारे इश्यूज हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन इसका एक पॉइंट ये भी है कि अपग्रेड करने की अवेलेबिलिटी होने की वजह से आपकी टेम्पटेशन बढ़ जाएगी कि हाँ भैया थोड़ी सी दिक्कत आने लगी मुझे, मतलब मेरे 10 फ्रेम्स कम आ रहे हैं बाकी लोगों के मुकाबले, तो क्या करते हैं ग्राफिक कार्ड चेंज कर देते हैं। तो इस वजह से आपका खर्चा जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। अगर हम इसके दूसरे एडवांटेज की बात करें तो वो आ जाता है इसका गेमिंग के अलावा दूसरे सारे काम करना। ऑब्वियसली अगर आप कंसोल लेते हो तो आप उसमें केवल गेम खेल सकते हो या इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो बस। लेकिन अगर आप पीसी लेते हो तो आप दुनिया भर के काम कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर पीसी के तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो आ जाता है कस्टमाइजेशन का। इसके भी आपके यही चीज आपका एडवांटेज भी है पीसी में और यही चीज डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ऐसे कि आप अपने पीसी के हर एक पार्ट को खुद चूज कर सकते हो और इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप अपने पीसी के पार्ट को खुद चूज कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपको नॉलेज है तो ये चीज आपके एडवांटेज में आ जाएगी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यही चीज आपके डिसएडवांटेज में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बॉटलनेक या थर्मल थ्रॉटलिंग, ये दोनों बहुत ही ऐसी चीज है जिसके बारे में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन को ले आओगे जो एक दूसरे को प्रॉपरली बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सीपीयू जो है वो बहुत ही ज्यादा कम एंड का ले लिया क्योंकि आपको गेम करना है और आपने ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा हाई लेवल का रख दिया, तो इसमें क्या होगा, आपका जो ग्राफिक कार्ड है मान लो वो 100 किलो का वजन उठा सकता था, लेकिन उसको पीछे से प्रोसेसर की भी थोड़ी सी मदद की जरूरत थी, लेकिन प्रोसेसर यहाँ पर मदद कर ही नहीं पा रहा, तो वो ग्राफिक कार्ड 100 किलो की बजाय केवल 80 किलो उठा पाएगा। तो ये चीज आपकी कहलाती है बॉटलनेक। और बॉटलनेक कई तरीके से हो सकता है, रैम की वजह से हो सकता है, सीपीयू की वजह से हो सकता है, और एंड में रिजल्ट ये आता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी ज्यादा निकल कर नहीं आ पाती जितना उन्होंने प्राइस पे किया है उस कंपोनेंट के लिए। यहाँ पर आपको रैम की फ्रीक्वेंसी, सीपीयू की फ्रीक्वेंसी, जीपीयू की फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद ही आप एक अच्छा एक बैलेंस पीसी बिल्ड कर पाओगे एक अच्छे बजट में। आपको ओवर स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास नॉलेज है, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप शायद पैसा ज्यादा भी खर्च कर दोगे और आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और रही बात उन लोगों की जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम उन कंपोनेंट को चूज करेंगे जो कि हमें यूट्यूबर्स बताते हैं, जो कंपोनेंट उन्होंने यूज करा वही कंपोनेंट हम यूज कर लेंगे, सिंपल है। तो सिंपल इतना भी नहीं है, क्योंकि थर्मल थ्रॉटलिंग मैंने बताया ना, तो जैसे आपने किसी की वीडियो देखी वो कनाडा में बैठा है, तो कनाडा का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो तो काफी कम होता
होता है ना इंडिया के मुकाबले। सिंपल, यहाँ पर टेम्परेचर का बात आ गई। या फिर जिस इंडियन यूट्यूबर की वीडियो आपने देखी है, उसने जो भी टेस्ट परफॉर्म करे हैं, जो बेंचमार्क परफॉर्म करे हैं, उसने अपने रूम का एसी चला कर करा है, जबकि आप जब गेम खेलोगे तो आपके रूम में एसी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप पीसी बिल्ड कर रहे होते हो। तो ये तो हुई सारी बात पीसी की। अब यहाँ पर अगर हम कंसोल्स के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज कंसोल का ये है कि इसमें आपको किसी भी तरह की सिरदर्दी की जरूरत नहीं है। आपको मूड नहीं मारना कि मुझे किस फ्रीक्वेंसी की रैम लेनी है, कौन सा सीपीयू कौन से जीपीयू के साथ लगाना है, कुछ नहीं। आपको सीधा एक डब्बा मिल जाएगा, उस डब्बे को लेकर आओ, प्लग करो, गेम खेलना शुरू कर दो। सिंपल, किसी भी तरह की सिरदर्दी की जरूरत नहीं है। उसमें जो आपका फर्मवेयर अपडेट आता रहता है उसको अपडेट करते रहो, एंजॉय करते रहो। यहाँ पर आपको सिलेक्शन की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जगह की भी जरूरत नहीं है। ये जैसे मेरा पीसी है, इसने पूरे डेस्क को घेर रखा है। वहीं पर अगर आप कंसोल को देखोगे तो वो इतना सा होता है, आपके टीवी के पास कहीं भी फिट हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा होता है। वहीं अगर हम पीसी की बात करें तो पीसी में दुनिया भर की सिरदर्दी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। पार्ट सिलेक्शन सबसे बड़ा, दूसरा जो उसके फर्मवेयर अपडेट्स होते हैं, उसका बायोस का अपडेट अलग आता है जो कि मदरबोर्ड के लिए है, उसका जो विंडोज अपडेट है वो अलग आता है, उसका जो ग्राफिक कार्ड है उसका जो ड्राइवर है वो अलग आता है, वो एनवीडिया या AMD जिसका आपने लिया है वो देता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कैसे काम करेगी, उनका ऑप्टिमाइजेशन क्या रहेगा, ये सारी चीजें भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती हैं गेम्स के परफॉर्मेंस में। ऑब्वियसली मोस्ट केसेस में आपको गेम्स अच्छा ही परफॉर्म करते हुए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी सिरदर्दी ये भी रहती है कि आपकी सारी चीजें अप टू डेट होनी चाहिए। ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर, मदरबोर्ड का बायोस और आपका जो विंडोज है उसका ड्राइवर, सब कुछ अप टू डेट होने चाहिए। यहाँ पर जो कंसोल का दूसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है उसके एक्सक्लूसिव गेम्स। जी हाँ, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टेशन या फिर एक्सबॉक्स के लिए ही बनाए जाते हैं। या तो वो पीसी के लिए आते ही नहीं है, या फिर आते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है पीसी तक आने में। जैसे फॉर एग्जांपल GTA 5 है आपका, कंसोल के लिए आने के 2 साल बाद जाकर वो पीसी के लिए डेवलप किया गया था। और यहाँ पर जो गेम्स की ऑप्टिमाइजेशन होती है वो भी काफी ज्यादा होती है आपके प्ले स्टेशन कंसोल्स में। मतलब जो आपका गेम का डेवलपर है वो स्पेसिफिकली उन्हीं हार्डवेयर के लिए उस गेम को ऑप्टिमाइज करता है ताकि वो हार्डवेयर उसका मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल कर पाए। इसका तीसरा एडवांटेज है पोर्टेबिलिटी। आप ये सीपीयू देख रहे हो मेरे पीछे, इसको उठा के कहां तक घूमते फिरोगे? इसके लिए आपको इसी की केबल चाहिए, मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, सारी चीजें चाहिए। कंसोल का क्या है, आप एक रूम में बैठे हो, उस रूम में लगा के उसको टीवी से गेम खेल रहे हो। आपके पापा है, मम्मी है, उन्होंने मार के भगा दिया लात मार के आपको, आपने कंसोल उठाया, दूसरे कमरे में गए, वहां पर टीवी है, उसमें लगा कर खेलने लगे। सिंपल है। पोर्टेबिलिटी भी इसका बहुत बड़ा रीजन है जो लोग इसको चूज करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम हमारे फाइनल कंक्लूजन पे कि आपको क्या लेना चाहिए, पीसी या फिर गेमिंग कंसोल। तो मैं अपना रिकमेंडेशन बताने के लिए आप लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। पहले वो लोग जिनके पास ना तो पीसी है ना तो लैपटॉप है और वो लोग जॉब करते हैं। दूसरे वो लोग जिनके पास लैपटॉप है और वो लोग जॉब करते हैं। और यहाँ पर तीसरी कैटेगरी आ जाती है क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की। मतलब जैसे आप एक एडिटर हैं, फोटो एडिटर, वीडियो एडिटर, ऑडियो एडिटर, ये हो गए, या ग्राफिक डिजाइनर हैं। तीसरी कैटेगरी में तो आप समझ ही गए होंगे कि उनको तो कंसोल की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। सिंपल, ये कैटेगरी हमारी गई। बच्चे 2 कैटेगरी जो कि जॉब करते हैं। अब मान लो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि जो लोग आप जॉब कर रहे हो वो एक ऑफिस वर्क है, वहां पर आपको एक्सेल का काम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम है, नेट ब्राउजिंग का काम है, इतना ज्यादा हैवी ग्राफिक का काम नहीं है। तो वहां पर एक के पास लैपटॉप है, एक कैटेगरी के पास लैपटॉप नहीं है। तो जिनके पास लैपटॉप है उनको आगे जॉब ही करनी है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है। आंख बंद करो, PS5 ले लो, Xbox ले लो, जो आपका मन करे, क्योंकि आपकी सिरदर्दी सारी खत्म। एक बार घर लेकर आओ, उसमें आपको सपोर्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपका जो PS5 होगा या PS4 जैसे है, PS4 को करीब 5 साल तक सपोर्ट मिला और 5 साल बाद भी PS4 के लिए गेम्स निकाले गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप PS5 ले लोगे और 5 साल बाद आपको उसके लिए गेम देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, गेम्स देखने को मिलेंगे। लास्ट कैटेगरी जो हमारी बच जाती है, जिनके पास जॉब है, उनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है। तो ऐसे में अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड भी हो तो भाई उनसे मैं पर्सनली ये कहूंगा कि आप एक गेमिंग रिग बनाओ। क्योंकि अगर बाई चांस आपका कभी मन चेंज हो जाता है या फिर आपको कभी फ्रीलांस करने की जरूरत पड़ जाती है, या आपका मन कर जाता है कि यार मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, इतना ज्यादा टाइम बच जाता है मेरे पास, गेम्स खेलने के बाद भी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है, तो मैं उस टाइम का थोड़ा बहुत यूज कर लूँ, तो उस केसेस में आप अपने पीसी से बहुत ज्यादा एडवांटेज ले सकते हो। अब बात करते हैं अपने सबसे बड़े कैटेगरी की, जिसके बारे में शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने उस कैटेगरी के बारे में तो बात ही नहीं करी, वो है स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक गेमिंग कंसोल की तरफ
तरफ देखो भी। भले ही आपके पास पैसा पड़ा हो, आप उससे अपना पीसी एक बनाओ, आप एक लैपटॉप खरीद लो, लेकिन आपको इसकी तरफ पीएस कंसोल की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक अंधे फैंस हैं गेम्स के, जो कि केवल कंसोल के लिए लॉन्च होता है और आपको वो गेम खेलना ही खेलना है, कुछ भी हो जाए, इस केस में तो आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास हो और आपको मतलब कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, मुझे मतलब गेम भी खेलना है, अच्छा भी लगता है और शायद मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूं, जो भी करना चाहता हूं, तो उस केस में आप गेमिंग कंसोल की तरफ मत जाओ, आप एक गेमिंग पीसी की तरफ ही जाओ। इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आपको यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग भी करनी होगी तो भी आपको पीसी की रिक्वायरमेंट होती है। रही बात गेमिंग लैपटॉप्स की, तो मेरे लिए गेमिंग लैपटॉप्स जैसी कोई भी चीज नहीं होती, मैं भाई कंसीडर नहीं करता। गेमिंग ऑन द गो का क्या मतलब होता है भाई, मेरे समझ से परे है। अगर आपको गेम खेलना ही है तो तसल्ली से जब आप घर आ जाओगे या अपने ऑफिस में होगे या फिर जहां पर आप बैठते हो रोज, वहां पर आकर गेम खेलो ना। गेमिंग ऑन द गो का क्या मतलब होता है? रही बात आप उनकी बोल रहे हो, जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को मतलब गेम भी खेलना है और अपना लैपटॉप वगैरह कॉलेज वगैरह में लेके जाना है, तो उस केस में भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप मतलब एक सस्ता वाला जो मतलब कॉलेज जाने के लिए एक लैपटॉप ले लो, लेकिन गेम खेलने के लिए आप उसी प्राइस में, जितना प्राइस आप एक अच्छे गेमिंग लैपटॉप के लिए दोगे ना, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा लगा के आपको एक अच्छा डिसेंट एक डेस्कटॉप पीसी मिल जाएगा, जो कि लैपटॉप से ज्यादा अच्छा गेमिंग आपको कराएगा। प्लस आपको सेकंड हैंड एक लैपटॉप मिल जाएगा जो आपके कॉलेज का काम कर देगा। हाँ, अगर आप एक प्रोफेशनल हो जो कि मतलब ग्राफिक का काम करते हो, जिसको हैवी चीज का काम है, वो ऑन द गो वो चीज समझ में आती है कि आपको कोई डिजाइन बनाना है, आप रास्ते में हो वो बना दो, आपको वीडियो एडिट करनी है रास्ते में हो वो कर दो, वो समझ में आता है। गेमिंग का सिस्टम बिल्कुल खराब है। वेल, अगर आप एक पीसी बना रहे हो या फिर कंसोल खरीद रहे हो, तो ध्यान रहे नीचे दी हुई लिंक पर जाकर अर्न करो से अपना फायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलना। जो इस लिंक से आपको एक्सक्लूसिव डील मिलने वाली है, उस डील्स के बारे में मैं आपको अच्छे से आगे बता पाऊंगा, तो इसी वजह से नीचे दी हुई लिंक से ही जाकर आपको अर्न करो को डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।